इवन आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका आप लोग का नाम है शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की भूमिका। प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं आपके बुक का जो नाम है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका चैप्टर नंबर 3 जो आप लोग का है, ठीक है ना। इस चैप्टर का क्या करेंगे आज हम लोग A to Z सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग जानेंगे। जितना भी एक एक क्वेश्चन का उत्तर आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिविक्स का हर एक क्वेश्चन याद करवा देता हूँ, ठीक है। क्लास में ही आपको समझाकर बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को पाठ के जो अंतर्गत प्रश्न है उसका भी उत्तर बताऊंगा। फिर मैं आप लोग का जो पाठ की अभ्यास का प्रश्न है, ठीक है ना, उस अभ्यास के प्रश्न, ये चारों प्रश्नों का भी उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी बच्चे हैं पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, आपको 100% हर एक क्वेश्चन का उत्तर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों आइए सबसे पहले हम लोग पाठगत प्रश्नोत्तर को देखते हैं, मतलब जो पाठ के आपका अंदर का प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, अनुप्रिया एवं उसकी सहेलियां क्यों परेशान थी, उन सब की परेशानी कैसे दूर हुई। लिखेंगे आप लोग, अनुप्रिया और उसकी सहेलियां इसलिए परेशान थी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके गाँव से काफ़ी दूर स्थित था। उन्हें डर था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर जाना पड़ेगा जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। लेकिन सरकार द्वारा शुरू की गई साइकिल वितरण योजना ने उनकी इस समस्या को दूर कर दिया। उन्हें मुफ्त में साइकिलें प्रदान की गई जिससे वे आसानी से उच्च विद्यालय जा सकती थी और अपनी शिक्षा जारी रख सकती थी। प्यारे बच्चों आप लोग समझिएगा, अनुप्रिया नाम की एक लड़की रहती है और उनकी कुछ दोस्त होती है, सहेलियाँ होती है, ठीक है ना। वो क्या करती है कि अब मिडिल स्कूल की पूरा अच्छी तरीक़ा से अध्ययन कर लेती है, 6 to 8 अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेती। जैसे अभी आप लोग 8 में पढ़ रहे हैं, अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेती। और 9th 10th मतलब उच्च, मतलब आप लोग सीधे समझिए ना, माध्यमिक उनको अब शिक्षा पाना था। तो 9 10 की शिक्षा पाने के लिए उनको जो जाना पड़ता वो थोड़ा दूर था विद्यालय, ठीक है। उच्च विद्यालय जो था वो क्या था, उनके घर से दूर था, थोड़ा दूर जाना पड़ता, तो वो पैदल जा नहीं सकती थी। और सोचिए अगर मैं नहीं जाऊँ तो मेरी पढ़ाई में क्या होगी, बाधा होगी, मेरी पढ़ाई में रुकावट होगी। इसलिए सरकार जो है ना, पता होगा आपको, जो भी बच्चा 9th में आता है ना उनको सरकार क्या देती है, साइकिल देती है, साइकिल देती है। तो ये साइकिल देने की जो सरकार की योजना आई ना, इससे अनुप्रिया को काफ़ी मदद मिला और वो अब स्कूल 9th की जो उसकी पढ़ाई में बाधा बन रही थी अब वो बाधा नहीं बनेगी, ठीक है। समझिए आप लोग, ये आप लोग को रटना नहीं पड़ा होगा, आप लोग समझ कर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हम लोग 9th में जाते हैं तो सारे लड़कियों को सरकार जो है वो साइकिल देती है, ठीक है, जान रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा क्यों, कारण सहित लिखेंगे। लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परिवारों में लड़कियों की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और उन्हें उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता है। एक बड़ी समस्या यह भी है कि कई गांवों में विद्यालय घर से काफ़ी दूर होते हैं। माता पिता सुरक्षा कारणों से लड़कियों को दूर भेजने में हिचकिचाते हैं, ठीक है ना। साथ ही कुछ परिवार लड़कियों को घर से बाहर है ना, बाहर भेजकर उच्च शिक्षा दिलाने में आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं। अब आप लोग समझिएगा, जो लड़की को जो शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी इसलिए होता है क्योंकि जिनका मानिए अगर घर है यहाँ पर और उसके 3-4 किलोमीटर दूर है उसका विद्यालय, तो जो मम्मी पापा हैं सोचते हैं भाई रास्ता में क्या हो जाए, मेरी बेटी है, बेटी को लोग को ज़्यादा डर रहता है, ठीक है ना। बेटा पर तो उतना डर नहीं रहता लेकिन बेटी पर डर रहता है। तो जिस डर के कारण बेटी को क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण नहीं करने देते हैं। उनको क्या होती है, परेशानी होती है। उसके बाद ये भी होता है कि मतलब मानिए आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि सीधा, और एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग देखेंगे अपने बेटा को पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, ठीक है, बाहर मतलब घर से बहुत दूर। जैसे अगर आप लोग पटना वगैरह जानते होंगे, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं, तो बहुत सारा बच्चा पटना जाता होगा। कोई किसी को अगर मेडिकल की तैयारी करनी है तो वो कोटा वगैरह जाता होगा, ठीक है ना, राजस्थान वगैरह, है ना। तो वहाँ लोग भेजते हैं, लेकिन लड़का को भेजते हैं बहुत। हम सारी बात लोग की बात नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या, बेटी को पढ़ने नहीं भेजते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बेटी को भी पढ़ने भेजना चाहिए क्योंकि दोनों को शिक्षा पाने का समान अधिकार है, ठीक है ना।
क्योंकि आप लोग जानते हैं आगे जब भी आप भी अगर बड़ा होइएगा, है ना, अगर आपकी मम्मी पापा अगर लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनको भी कोई अगर मान या अस्पताल जाएगी तो उनको महिला डॉक्टर खोजने की उनको अधिकार नहीं है। वो काहे कहेगी कि हमको महिला डॉक्टर की ज़रूरत है। महिला डॉक्टर को अगर आप महिला को पढ़ाइएगा नहीं, बेटी को नहीं पढ़ाइएगा तो आगे महिला डॉक्टर क्यों खोजते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, याद हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है आपकी समझ में ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जिससे लड़कियों की परेशानी ना हो। अब कहता है आप अपनी समझ से बताइए कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लड़कियों को शिक्षा पाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो लिखेंगे लड़कियों की शिक्षा संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए हर गाँव में मध्य और उच्च विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए आपको पता होगा सरकार लोग जो है सरकार वो क्या करते हैं कि हर पंचायत में क्या करते हैं, मिडिल स्कूल हो या फिर आपका हाई स्कूल, ये दोनों उनको देना चाहिए, ठीक है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, हम आपको बताते हैं कि हमारे इलाके में तीन विद्यालय पड़ता है थोड़ी थोड़ी दूर पर ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे उच्च विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे लड़कियों को शिक्षा पाने में प्राप्त करने दूर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लड़कियों को घर से बाहर ना जाना पड़े। सरकार को छात्रावास और यातायात की सुविधा देनी चाहिए। परिवारों में भी लड़कियों को शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगी सरकार, और भी कर सकती है। अगर किसी का घर दूर है, स्कूल जाने में उसको दिक्कत होती है तो सरकार को यातायात की सुविधा देनी चाहिए, ठीक है। कुछ दिन में देखिए ये भी सुविधा दे देगी, यातायात की भी सुविधा दे देगी कि बस से जाए या फिर उसको जो होता है मैजिक वगैरह वो सब भी सुविधा दे देगी, ठीक है ना, ताकि उसको जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आइए चौथा क्वेश्चन आपका कहता है सुमित की चिंता का क्या कारण था। यदि सुमित की जगह आप होते तो आपके मन में क्या विचार आते। तो लिखेंगे सुमित की चिंता का कारण था कि उसे समय पर पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पा रही थी, इसके कारण इसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। आप बताइए समय पर अगर हमको पुस्तक नहीं मिलेगा तो हमको, बात सही है कि हमको पढ़ने में दिक्कत होगा और आने वाला परीक्षा में उसके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। यदि मैं सुमित की जगह होता तो मुझे भी यह चिंता सताती। पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धता की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है। ऐसे में पढ़ाई प्रति मेरा उत्साह भी कम हो जाता और परीक्षा की चिंता से मैं परेशान रहता हूँ। मैं अपने शिक्षकों और अभिभावकों को इस समस्या को उठाता ताकि समाधान निकाला जा सके, ठीक है। सुमित की भी यही समस्या थी कि अब उसका एग्जाम करीब आ चुका था लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं था, इसलिए उसको क्या हो रहा था, चिंता हो रहा था। और बात सही है, किसी भी बच्चे को चिंता होगी अगर उसके पास पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं है और उसको एग्जाम का प्रेशर है कि हमारा 2 महीने बाद एग्जाम है और हमारे पास पढ़ने के लिए क्या नहीं है, पुस्तक नहीं है, ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है आपको समय समय पर किताब नहीं मिलने की स्थिति में प्रधानाध्यापक ने क्या प्रयास किया। मानिए आप लोगों को पता होगा कि सरकारी स्कूल में मुफ्त में क्या बुक पुस्तकें दी जाती है। अगर आपको समय पर, जैसे आपका फाइनल एग्जाम हो गया, अब आपका बुक की बारी आई, बुक मिलने की बारी आई, नया साल क्लास में गए आप लोग 8 में, तो आपको नया बुक मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो आपके जो प्रधानाध्यापक साहब हैं, जो हेड मास्टर साहब हैं, वो क्या प्रयास करते। तो लिखेंगे समय पर किताब ना मिलने पर प्रधानाध्यापक स्थिति की जानकारी लेकर विलंब के कारणों को पता लगाते हैं, फिर वे तुरंत इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाते हैं ताकि हमें जल्द से जल्द मिले, किताब मिले, ठीक है ना। मतलब पहले प्रधानाध्यापक पता लगाते कि ये विलंब क्यों हो रहा है, आखिर जो सरकार जो है हम लोग को पुस्तक नहीं दे रहा है बच्चों को देने के लिए, तो क्यों नहीं दे रहा है, ठीक है। कहीं कुछ दिक्कत तो आ रही है। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो फिर इस समस्या का जल्द से जल्द वो समाधान निकालने के लिए ऊंचे मतलब अपने से बड़े अधिकारी से बात करते हैं, ठीक है। आइए आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन का आता है मध्याह्न भोजन योजना, पोशाक योजना, भवन निर्माण योजना, आंगनबाड़ी केंद्र इत्यादि योजनाओं के विषय में शिक्षकों की चर्चा करें और आपको इनकी जरूरत क्यों है। तो लिख लेंगे आप लोग ये विभिन्न योजना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। अब बताइए मध्याह्न भोजन बनाने से बच्चे स्कूल से के साथ साथ भोजन भी प्राप्त करते हैं जिससे उनकी उपस्थिति, पहले क्या होता था कि बच्चा लोग नहीं जाता था, लेकिन अब मध्याह्न भोजन जब से लाया है ना, कम से कम भोजनों के लोगों पर बच्चा लोग जरूर स्कूल जाता है। आप लोग देखते होंगे बच्चा का संख्या 2-3 दिन बढ़ जाता है। जैसे शुक्रवार की बात करें या बुधवार की बात करें, इसमें आप लोग को फल मिलता है खाने के लिए, कुछ अच्छा चीज़ मिलता है खाने के लिए, इसलिए बच्चे लोग क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। उस दिन देखिएगा आप लोग बच्चा की संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए मध्याह्न भोजन जो है बच्चे की शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे की स्कूल में उपस्थिति को लेकर ये क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगर मध्याह्न भोजन है, इससे क्या होता है कि बच्चा की उपस्थिति की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। पोशाक योजना के तहत क्या हुआ कि बच्चों की स्कूल की वर्दी के लिए आर्थिक सहायता मिलती है जिससे गरीब बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सरकार हम लोग को जो ड्रेस होता है ना, ड्रेस यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म का भी पैसा देता है। अतः हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो मतलब सारा कुछ आपको मिलेगा, जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पहले उतना नहीं देता था, ठीक है, लेकिन अब दे रहा है, ठीक है। भवन निर्माण योजना से जर्जर भवन, जब देखिएगा सरकार क्या करती है कि भवन निर्माण, किसी को अगर घर नहीं है अच्छा तो उसको घर बनाने के लिए भी रुपया देती है, ठीक है। आपको पता होगा किसी को अगर शौचालय नहीं है तो उसको शौचालय बनवाने के लिए भी रुपया देती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, मरम्मत एवं नए भवन बनाने के लिए, जिससे तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकती है। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है जो उनके विकास में महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा आंगनबाड़ी जो होता है ये आपका प्रत्येक वार्ड में होता है, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे बहुत सारा आंगनबाड़ी केंद्र से क्या होता है कि जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको भी प्रारंभिक शिक्षा के लिए इसमें भी विकास होता है, ठीक है, ताकि कोई बच्चा हो जाकर पढ़ सकता है, उसके मतलब नज़दीक पड़ता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या आप अपने विद्यालयों की पढ़ाई व्यवस्था से संतुष्ट है? अपने विचार कीजिए। तो आपको खुद लिखना है, अगर आप आपके स्कूल में जो पढ़ाई होती है अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, सारे शिक्षक अच्छे हैं, सारे शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, है ना, पढ़ने में मजा आता है, सारा कुछ व्यवस्था वहाँ का ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे हाँ हमारे स्कूल में पढ़ाई से व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ये आप अपने अनुसार लिखिएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए छात्र इस प्रश्न को स्वयं करें, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है 8 नंबर क्वेश्चन, या दोनों स्थितियों क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो ये दोनों स्थिति क्यों उत्पन्न होते हैं ये आप ही बताइएगा, पहले स्थिति बताइएगा कि मतलब खराब अगर नहीं पढ़ाई होता है तो सब अपना खुद लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कहता है इन दोनों स्थितियों में बच्चों और औरतों को कैसे बचाया जा सकता है? देखेंगे इन स्थितियों में बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, आवश्यक विटामिन खनिज पदार्थ मिलना चाहिए, उन्हें नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच कराना चाहिए और प्रसव के दौरान अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ है। साथ ही गर्भवती महिला को शिक्षित करना भी जरूरी है ताकि वे अपने बच्चे को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आप लोग का जो भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन पाठ के जो अंदर का प्रश्न था, चैप्टर के अंतर्गत जो भी प्रश्न थे सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब आप लोग का जो अभ्यास का प्रश्न है, ठीक है ना, अब इसको देखना हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए, आपके अभ्यास का जो है मात्र 4 क्वेश्चन है। इस चारों क्वेश्चन को हम लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का शुरू होता है, कहता है सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा करें। लिखेंगे सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है, ठीक है ना। पहले कदम कौन उठाएगी? शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप लोग को पता होगा कि जगह जगह पर अगर आप, है ना, प्राथमिक अब स्वास्थ्य केंद्र हो गया जिसमें हम लोगों को पता होगा 2 रुपया में पर्ची कट जाता है, उसके बाद हम लोग फ्री में दवाई ले सकते हैं, ठीक है। अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, जिसे आप लोग सरकारी अस्पताल बोलते हैं, ठीक है ना। सभी टीकों को बुनियादी दवाओं और निःशुल्क उपलब्ध करवाना, ठीक है। गर्भवती महिला को निःशुल्क आयरन की गोलियां प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और चिकित्सकों को उपलब्धता। अब देखिएगा कि सरकार क्या करती है, अस्पताल तो खोल दी लेकिन उसमें डॉक्टरें नहीं लाती है, तो उसको डॉक्टर भी लाना चाहिए, ठीक है ना। हम देखते हैं हमारे गाँव में बहुत सारा एक अस्पताल बना है, ठीक है ना, लेकिन 3-4 साल हो गया लेकिन उसमें अभी डॉक्टर आए नहीं। एक आते हैं डॉक्टर जो मतलब समझिए ना, आए बैठे भर दिन वहाँ पर, मतलब कुछ माहौल उस प्रकार का नहीं होता है। जिस प्रकार जितना सुंदर भवन बनाया है, भवन दिखिएगा तो लगेगा भाई कितना बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो उनको डॉक्टर भी भेजना चाहिए, है ना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर जरूर भेजना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बता दूं, अगर आप लोग ये सारा PDF लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया गया है, ठीक है। ये ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग समझिए, मैंने हिंदी आप लोग को क्लास 7 का पूरा पढ़ा रखा है, इंग्लिश मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। उसके बाद मैं बात करूं यदि साइंस की, तो साइंस भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है। जो जो चीज़ मैंने पूरा पढ़ा दिया है सारा का PDF मैंने ऐप पर अपलोड कर रखा है। वहां पर जाइएगा, आप लोग ऐप को खोलिएगा, PDF प्रिंट निकलवा लीजिएगा, PDF प्रिंट निकलवा के उसको पढ़िएगा, डेली याद होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए रिविजन करने रहिएगा, कहता है रिविजन में ही डिवीजन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होना चाहिए? तो आप लोग लिखेंगे शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार की विभिन्न भूमिका होगा। पहले तो शिक्षा के अधिकार को कानून रूप देगा ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। दिया भी है, अगर छोटा बच्चा है और उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है तो वो क्या कर सकता है, अपने माता पिता के विरोध में भी वो, है ना, मतलब वो सब आप लोग नहीं जानेंगे, है ना। मतलब शिक्षा जो है ना बच्चा का मूल अधिकार है, बच्चा को शिक्षा मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। बच्चा को शिक्षा मिलना इसका मूल अधिकार है। कोई बच्चा है उसको शिक्षा पाना मूल अधिकार है, ठीक है। वो अगर कोई 14 साल 15 साल से कम बच्चा है, वो काम करने का उसको अधिकार नहीं है, उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर कोई
माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे रहे तो वो उसके साथ गलत कर रहे हैं, इसके लिए उनको दंडित भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कौन करेगा जी, छोड़िए वो सब तो ज्ञान नहीं जाता है। लेकिन हाँ, आप लोग यदि हैं बच्चे और आप लोग देखते हैं अगर छोटे बच्चे हैं और उनके माता पिता नहीं पढ़ा रहे तो आप लोग जाइए उनको समझाइए कि नहीं, बच्चे को पढ़ा लीजिए, थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगा तो आगे इनके जीवन को अच्छी तरीके जीने। ये नहीं, देखिए शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकरी पाना, शिक्षा मतलब ये नहीं है कि नौकरी पाना। जो बच्चा देखिएगा, अगर आप लोगों में शिक्षा होता है ना तो शिक्षा क्या करता है कि आदमी का व्यवहार निर्धारण करता है। शिक्षा से क्या होता है कि व्यक्ति में संस्कार आता है कि मतलब वो कैसे दूसरे के सामने व्यवहार करेगा, ये भी शिक्षा से ही पता चलता है, ठीक है ना। तो ये सब बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिखेंगे गांव एवं शहरों में विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों शिक्षकों की प्राप्ति संख्या बढ़ाना, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, शिक्षा को रोजगार जोड़ना ताकि लोग शिक्षा के महत्व को समझे, ठीक है। आगे देखिए सर्वे क्यों किया जाता है। सर्वे जो आप लोग जानते होंगे, सर्वे का मतलब हुआ कि लोगों की संख्या के नाम विभिन्न प्रकार का सर्वे होता है, तो आप लोग समझिएगा। आगे आपने इस पार्ट में किए गए सर्वे को क्या समझे, लिखेंगे सर्वेक्षण किसी विषय पर लोगों की राय और जानकारी जुटाने के लिए किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि उस विषय का उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। इस पार्ट के किए गए सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्कूल ना जाने के कारण का पता लगाना, ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत सारे अभी सरकार जो है वो बहुत सारे नियम लगाते हैं कि जो भी शिक्षक हैं, अगर आपके स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है तो आप उसके घर में जाइए, पता लगाइए कि उस किस कारण बस स्कूल नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको पूछिए आपका कौन सा प्रॉब्लम है जिसके कारण आप सरकारी विद्यालय में नहीं आ रहे। ये सब अब काम शिक्षक को भी दे दिया था, ठीक है ना, पता होगा आप लोगों को, कुछ दिन पहले दिया था। लेकिन शिक्षक लोग कौन करते हैं, ये सब नहीं करते, ठीक है ना। उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, इस पार्ट में किए गए सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्कूल ना जाने के कारण का पता लगाना। इससे यह भी जाना जाएगा कि कौन से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और कौन से बाल मजदूरी लगते हैं, ठीक है ना, बाल मजदूरी करने लगते हैं। इन सभी बातों के बचपन में शिक्षा वंचित रहने के कारणों को पता लगाना है। बाल मजदूरी, आपके सामने एक नया शब्द आया होगा, बाल मजदूरी। बाल मजदूरी का मतलब है कि अगर कोई माता पिता है और अपने बच्चे को मतलब 10 साल का बच्चा है या 10-12 साल का बच्चा है, उसको अगर बच्चे में क्या करे मजदूरी करवा रहे तो उसको बाल मजदूरी कहा जाता है, ठीक है ना, बाल मजदूरी कहा जाता है। अब मानिए कि मम्मी पापा भेजा स्कूल पढ़ने के लिए, अब बच्चा क्या करेगा, नहीं आएगा स्कूल, रास्ते में खेलते गुल्ली डंडा खेलेगा, तो उसमें मम्मी पापा का गलती बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बच्चा का गलती है। बच्चा को समझ में नहीं आता कि भैया शिक्षा का कितना महत्व है, ये बात नहीं समझता है, जिसके कारण बच्चा नहीं पढ़ता है। अगर वो बच्चा जो होता है छोटा बच्चा, अगर वो तो मतलब मानिए ना अगर 9-10 5वां 6ठा में भी पढ़ता है, 8वां में भी पढ़ता है, अगर वो समझ जाए कि शिक्षा से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा का अगर उसको महत्व समझ में आ जाए तो वो जरूर पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आगे आप लोग का चौथा क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको खुद ही लिखना है। कहता है एक ही बच्चे में जो सरकारी स्कूल, निजी स्कूल या अन्य किसी स्कूल में पढ़ते हैं उसे बातचीत करके पता लगाइए इन स्कूल में क्या समान और क्या अंतर है। अब आपको बोल रहा है कि मानिए आपके गांव में देखिएगा कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा, कोई बच्चा निजी स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा। तो आप लोग देखिएगा सरकारी स्कूल का जो बच्चा होता है और प्राइवेट स्कूल का जो बच्चा होता है इसमें क्या समानता है और क्या अंतर है। पहले तो देखिएगा सरकारी स्कूल में देखते हैं बहुत सारा बच्चा तो यूनिफॉर्म में नहीं जाता है, ड्रेस में नहीं जाता है, लेकिन निजी स्कूल में देखिएगा ड्रेस में जाएगा। सरकारी स्कूल का जो बच्चा होता है वो देखिएगा ना स्कूल में जब तक है थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में रहता है और उसके बाद रूल फॉलो उतना वगैरह नहीं करता है। लेकिन देखिएगा निजी स्कूल प्राइवेट वाला बच्चा का देखिएगा रूल पूरा फॉलो करेगा, पूरा मतलब डिसिप्लिन में रहता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारा सामान है, बहुत सारा अंतर है, ठीक है ना, दोनों बच्चों के बीच में। लेकिन देखिएगा प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं ना उनको जो माता पिता होते हैं या गार्जियन लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सम्मान देते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में नहीं देते हैं। गलती है गार्जियन लोगों की। सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो क्वालिफाइंग टीचर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, उनको जो है ना सरकार 3 एग्जाम वो पास करवा कर लेती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ये सब होना जरूरी नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में कोई भी मतलब आप अगर BA भी सिंपल पढ़े हुए हैं, इंटर पास है ना, BA भी किए हुए तो आप शिक्षक बन सकते हैं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। उतना मायने नहीं रखता, लेकिन बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में भी मायने रखते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए मैं आपको जो सिविक्स है खुलकर पढ़ाता हूँ, हर एक चीज़ को बताता हूँ ताकि आप लोग को भी जानकारी हो। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग डेली क्लास मेरा कर सकते हैं शाम के 6 बजे, तो आप लोग डेली क्लास में जुड़ जाया कीजिए। धन्यवाद बच्चों।